हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड। आज हम हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है वर्ण विचार। तो आइए हम चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सके वर्ण कहलाती है। प्रत्येक भाषा में अनेक वर्ण होते हैं। हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाने वाले सभी वर्णों के निश्चित और क्रमिक समूह को हिंदी की वर्णमाला कहते हैं। ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझिए। आदमी ने कहा, सर्दी से बचो, ताप लो। प्रश्न, आदमी की भाषा लिखित है या मौखिक? उत्तर है मौखिक। क्यों मौखिक है? क्योंकि आदमी ने मुंह से बोला है, इसलिए ये भाषा मौखिक ही कहलाएगी। आदमी के मुंह से मौखिक भाषा निम्न ध्वनियों के लिए सुनाई देती है। सर्दी से बचो, ताप लो। अब स के साथ अ, र के साथ अ और द के साथ ई मिलकर बना सर्दी। स के साथ ए मिला तो बना से। ब के साथ अ और च के साथ ओ मिला तो बना बचो। त के साथ आ, प के साथ अ और ल के साथ ओ मिला तो बना ताप लो। सर्दी से बचो, ताप लो। ये ध्वनियाँ सबसे छोटी हैं, इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। यह वर्ण है। व्याकरण में केवल सार्थक ध्वनियों को ही स्थान दिया जाता है। वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं। हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। पहले हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर, प्रत्येक वर्ण को बोलते समय हमारे मुख से वायु निकलती है। जिन वर्णों के बोलने में वायु के मार्ग में कोई रुकावट नहीं होती, उन वर्णों को स्वर कहते हैं। इन्हें बोलने के लिए दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वरों के भेद। उच्चारण के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के बोलने में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे कि अ, ई, उ तथा री ह्रस्व स्वर हैं। और दीर्घ स्वर, जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, ए, उ, ओ तथा औ दीर्घ स्वर हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। जिन वर्णों को बोलते समय मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में रुकावट पड़ती है, ऐसे वर्ण स्वर ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं। ये व्यंजन कहलाते हैं। कहने का मतलब है, व्यंजन हम बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते। व्यंजनों को बोलते समय मुख के अंदर की वायु कंठ, जीभ, दांत, होंठ और तालु आदि अंगों से टकराती है। व्यंजन के भेद हैं। व्यंजनों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ है छूना। जिन व्यंजनों को बोलते समय जीभ मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। हम देखेंगे वो वर्ग। क वर्ग, पहला है क वर्ग। क, ख, ग, घ, ण। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण स्थान होता है कंठ। च वर्ग, च, छ, ज, झ, ण। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण स्थान तो होता है तालु। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, यानी कि तालु। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। जब हम इसका उच्चारण करते हैं
तो उच्चारण स्थान होता है दंत, यानी कि हमारी जीभ दांत से को छूकर वापस बाहर आती बोलती है, इसलिए ये कहा जाता है, इसका उच्चारण स्थान दंत कहलाता है। प वर्ग प, फ, ब, भ, म, ये हम उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण स्थान होता है होंठ। अगला है, नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का अर्थ है अंदर या बीच में स्थित। जिन व्यंजनों को बोलते समय जीभ मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये ध्वनियां स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति में होती है। य, र, ल और व अंतस्थ व्यंजन हैं। अगला है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ गर्म। इन व्यंजनों को बोलते समय हवा के तेज गति से मुंह से रगड़ खाने के कारण ऊष्मा यानी कि गर्मी पैदा होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये हैं श, श, स और ह। अब इन्हें भी समझिए। उपरोक्त तीनों प्रकार के व्यंजनों के अतिरिक्त तीन भेद और भी हैं। संयुक्त व्यंजन, दो रूपों वाले वर्ण जो व्यंजनों के संयोग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। मतलब दो रूपों वाले वर्ण व्यंजनों के संयोग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये हैं श, त्र, य, श्री, ध। यानी कि जैसे कि श शब्द है, श क प्लस श से मिलकर बना श, जैसे हम बोलते हैं शय, क्षण, क्षमा। त्र, त्र शब्द बना त प्लस र के जुड़ने से, जैसे कि हम बोलते हैं पत्र, चित्र, यात्रा। य शब्द बना ज प्लस अण को जोड़कर, हम पढ़ते हैं ज्ञान, यज्ञ, ज्ञेय। तो हमने देखा कि दो व्यंजनों के संयोग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त श्री, श प्लस र मिलकर बना श्री, श्रवण, विश्राम। क्या बोलते हैं इसको? पढ़ेंगे श्र। तो श्र बना श प्लस र जुड़कर पढ़ेंगे श्री, श्रवण, विश्राम। ध, द प्लस य जुड़कर बना विद्या, वेद, विद्युत। अतिरिक्त व्यंजन है अतिरिक्त व्यंजन। हिंदी में ड और ड दो व्यंजन और हैं। इनकी रचना ट वर्ग के ही ड और ढ के नीचे बिंदु लगाने से हुई है। ड और ढ दोनों ही ऐसे व्यंजन हैं जिनकी रचना ट वर्ग के ड और ढ के नीचे बिंदु लगाने से हुई है। ड, ड तथा ढ, ढ की ध्वनियों में अंतर देखिए। देखिए ड, डाली, निडर, ठंड। जब हमने इनको पढ़ा तो देखा कि बोलने में भी अंतर है और लिखने में ड के नीचे बिंदी नहीं है। और ड जब हमने पढ़ा तो पेड़, क कड़ी, सड़क, ड के नीचे बिंदी लगने से थोड़ा सा उच्चारण में फर्क पड़ गया। ढ, ढेर, ढीला, ढलान। इसी तरह ढ के नीचे बिंदी लगा देंगे तो पढ़ना, बूढ़ा, कढ़ाई। थोड़ा सा पढ़ने में अंतर पड़ जाता है, इसलिए ड और ढ ऐसे व्यंजन हैं जो कि ट वर्ग से ही लिए गए हैं। द्वित्व व्यंजन, जब एक व्यंजन ध्वनि अपने ही जैसी अन्य ध्वनि से संयुक्त होती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व व्यंजन, जब एक व्यंजन ध्वनि अपने ही जैसी अन्य व्यंजन ध्वनि से संयुक्त होती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे ल प्लस ट प्लस ट में उ की मात्रा टू, लट्टू। ग प्लस न प्लस ना इक्वल टू गंगा, गन्ना आदि। आयोगवाह, स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में दो वर्ण और भी हैं, अंग अनुस्वार और अह विसर्ग। अंग और अह को अयोगवाह कहा जाता है। अह को अह बोला जाता है। संस्कृत से हिंदी में आए कुछ शब्दों के साथ इनकी मात्रा अह लगाई जाती है, इसे विसर्ग कहते हैं। इसका प्रयोग इस प्रकार किया जाता है जैसे पुनः, प्रातः, शनैः शनैः आदि। अनुस्वार यानी कि
अंग की मात्रा व अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु वाली मात्रा। अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण वर्णों के पहले 5 वर्गों क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग के अंतिम वर्णों के अधीश के समान नासिका से होता है, जैसे कंठ, अंडा, डंडा, हंस आदि। अनुनासिक, चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहा जाता है। इनमें स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है, जैसे हंस, ऊंट, आंख, मुंह, सांप आदि। अंतर समझिए। अनुस्वार ध्वनियां पंच, दंत, चंद ये है जो हम नाक के स्वर में बोलते हैं, यानी कि अंग की मात्रा है पंच, दंत, चंद। अनुनासिक ध्वनियां है 5, दांत, चांद। ये चंद्र बिंदु की मात्रा है। याद रखिए, जब हम स्वर और व्यंजन को एक साथ जोड़ते हैं तो स्वर का रूप बदल जाता है। इस परिवर्तित रूप को मात्रा कहते हैं। इस लाइन को मैं दोबारा पढ़ूंगी और समझाना चाहूंगी कि जब हम स्वर और व्यंजन को एक साथ जोड़ते हैं तो स्वर का रूप बदल जाता है। इस परिवर्तित रूप को हम मात्रा कहते हैं। जैसे कि क के साथ में हमने लगाई आ की मात्रा तो बना का के साथ हमने लगाई छोटी की मात्रा तो बना की, क के साथ में हमने लगाई बड़ी की मात्रा तो बना की। जब हम स्वर को व्यंजन के साथ जोड़ देते हैं तो वो परिवर्तित रूप मात्रा कहलाते हैं, क्योंकि स्वरों से ही मात्राएं बनती हैं। थैंक यू।